Hello everyone. Today we will see price effect in its all detail. क्योंकि ये बहुत ही important concept है स्कूल स्टूडेंट्स के लिए and competitive exam students के लिए भी. Because UPSC and other state PCS sometimes go deeper in basic concepts और आपको ये question वो MCQ के फॉर्म में पूछ सकते हैं. ओके तो इसलिए हम इसको और अच्छे से डिटेल में समझ लेते हैं. प्राइस इफेक्ट्स वी सॉ इट यस्टरडे. इट कंस्टिट्यूट्स ऑफ two kinds of effect, that is substitution effect and income effect. इन्हें एक एक बार और अच्छे से देख लेते हैं. Substitution effect refers to substituting one commodity in place of other when it becomes relatively cheaper. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब एक कमोडिटी को हम दूसरी की जगह सब्सटीट्यूट करते हैं, रिप्लेस करते हैं, क्योंकि उसकी खुद की प्राइस गिरने की वजह से वो रिलेटिवली चीपर हो गई है, देन इट इज नोन एज सब्सटीट्यूशन इफेक्ट. व्हेन प्राइस इंक्रीजेस इट बिकम्स ये फॉल आएगा. व्हेन प्राइस फॉल्स इट बिकम्स रिलेटिवली cheaper compared to its substitute, assuming no change in price of the given substitute. So the demand of given commodity rises. ठीक है, जब एग्जाम्पल से समझते हैं इसको. सपोज आपके दो गुड्स हैं, कोक एंड पेप्सी. दीज आर सब्सटीट्यूट गुड्स. ठीक है, आप इनको इजीली एक दूसरे से सब्सटीट्यूट कर सकते हो, एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हो. तो कोक की प्राइस है 20 रुपीज, पेप्सी की प्राइस भी 20 रुपीज है. अब कोक की प्राइस फॉल कर जाती है, इट फॉल्स टू 18. ठीक है, पेप्सी में कोई चेंज नहीं आया, हम सिर्फ कोक की प्राइस फॉल की है. तो उसके कारण क्या होगा, नाउ कोक इज रिलेटिवली चीपर. तो द पीपल हु वर अर्लियर कंज्यूमिंग पेप्सी ऑल्सो दे विल शिफ्ट टू कोक. तो इससे क्या होगा, कोक की डिमांड विल इंक्रीज. So this because of this substitution, the demand increased. This is known as my substitution effect. ठीक है, यही उल्टा भी हो सकता है, वाइस वर्सा केस भी हो सकता है. कोक की प्राइस 20 से 22 रुपीज हो जाती है बढ़ के. तो जब प्राइस इंक्रीज होगी तो देन पेप्सी विल बिकम रिलेटिवली चीपर, क्योंकि उसकी प्राइस में तो कोई चेंज नहीं आया है अभी भी, राइट. तो पीपल विल शिफ्ट टू कंज्यूम मोर एंड मोर ऑफ पेप्सी. तो उससे कोक की डिमांड क्या करेगी, फॉल करेगी. तो दिस इफेक्ट इज नोन एज सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, क्योंकि उसका सब्सटीट्यूट रिलेटिवली चीपर या रिलेटिवली एक्सपेंसिव हो जाता है, इसलिए डिमांड भी अफेक्ट होती है. ठीक है, दिस इज माय सब्सटीट्यूशन इफेक्ट. अब इनकम इफेक्ट क्या था, इट रिफर्स टू effect on demand when real income of the consumer changes due to change in price of the given commodity. जब हमारी कमोडिटी की प्राइस में चेंज आता है तो उससे कंज्यूमर की रियल इनकम क्या है, हम पहले भी देख चुके हैं, इज योर परचेजिंग पावर. ठीक है, कि आप किसी भी चीज को परचेज करने की जो आपकी पावर होती है, दैट इज योर रियल इनकम. ओके, उसकी वजह से भी आपकी प्राइस में चेंज आने की वजह से आपकी रियल इनकम पे भी इफेक्ट आता है, तो आपकी डिमांड में चेंजेस आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास में यू हैव 150 रुपीज टू स्पेंड. आपका बजट 150 रुपए है. ठीक है, तो आपकी इनकम 150 रुपए है. अब आपको इसके अंदर खरीदने थे, यू वॉन्ट टू बाय अ बर्गर एंड पेप्सी. ठीक है, आप दो चीजें खरीद रहे हो यहाँ पे, बर्गर और पेप्सी. सपोज आपका बर्गर 100 रुपीज का है एंड आपकी पेप्सी इज 20 रुपीज. ओके, तो अब आपकी बजट के अंदर अगर बर्गर की प्राइस, अब एक ही गुड देख लेते हैं, सिर्फ बर्गर को देख लेते हैं. अगर बर्गर की प्राइस बढ़ के 100 से 150 हो जाती है, ओके, तो इन दिस केस व्हाट विल हैपन, आप उसको, अब आपकी बजट, आपकी रियल इनकम क्या हो गई, कम हो गई. क्यों हो गई कम, बिकॉज पहले आप इस 150 रुपीज के अंदर एक बर्गर और एक पेप्सी दोनों खरीद सकते थे, इवन यू हैव 30 रुपीज लेफ्ट ऑल्सो. बट अब क्योंकि बर्गर की प्राइस इंक्रीज हो गई है और आपका बजट एज इट इज है, आपकी इनकम में कोई चेंज नहीं आया है, पर फिर भी अब आप इस सेम इनकम के साथ में कम चीजें खरीद पाओगे. अब आप सिर्फ बर्गर ही खरीद सकते हो बिकॉज इट इज मोर एक्सपेंसिव. अब वो 150 रुपीज का हो गया, तो आपके पास पैसे ही नहीं बचे टू बाय पेप्सी और टू इवन सेव, तो उसकी तो पॉसिबिलिटी ही कम हो गई. सो आपकी दिस इज योर परचेजिंग पावर. तो आपकी परचेजिंग पावर क्या हो गई, फॉल कर गई. ओके, सो इसके कारण क्या हुआ, आपने इसकी डिमांड भी कम कर दी. अब आप बर्गर पेप्सी नहीं कंज्यूम करोगे, या फिर आप बर्गर ही कंज्यूम नहीं करोगे. ठीक है, और इसका वाइस वर्सा भी होता है कि अगर बर्गर चीपर हो जाता है, सपोज इन प्लेस ऑफ 150, बर्गर 100 से आपका 80 रुपीज का हो जाता है. तो नाउ आप इस 150 रुपए में अब और भी ज्यादा चीजें खरीद सकते हो, राइट. योर बर्गर इज कॉस्टिंग यू ओनली 80 एंड नाउ यू कैन बाय इवन लाइक वन मोर बर्गर
नहीं 80 में तो नहीं आएगा, अगर हम इसको 75 कर देते हैं तो नाउ यू कैन बाय 2 बर्गर्स विथ योर सेम इनकम। ठीक है, तो आपकी इनकम की परचेजिंग पावर, इनकम की खरीदने की पावर बढ़ गई है, आपके पैसे की वैल्यू बढ़ गई है, बिकॉज यू हैव बिकॉज द प्राइस हैज फॉलन, तो आपकी परचेजिंग पावर हैज इंक्रीज, इसकी वजह से आपकी डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी। Okay, I hope it is clear. So when price falls, it increases purchasing power or real income of the consumer. As a result, he can purchase more of the given commodity. अब आप एक की जगह 2 बर्गर खरीद सकते हो जब ये बर्गर 75 रुपीज का हो गया तो, with the same money income. This is known as my income effect. I hope it is clear to everyone. अब हम देखते हैं कि डायरेक्शन ऑफ सब्सटीट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट क्या है, कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, क्या ये पॉजिटिव चेंज लेके आ रहा है या नेगेटिव चेंज लेके आ रहा है। लेट्स अंडरस्टैंड इट। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट जो है हमारा, उसकी डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि वो हमने जैसे लॉ ऑफ डिमांड में देखा था ना, कि जब प्राइस इंक्रीज हो रही थी तो डिमांड फॉल कर रही थी, या फिर प्राइस जब फॉल करेगी तो डिमांड इंक्रीज करेगी। सो दिस इज माई लॉ ऑफ डिमांड एंड दिस इज माई यूनिवर्सल लॉ। तो हम इसे क्या मानते हैं, ये एक नॉर्मल बिहेवियर है कि सभी ऐसे ही करते हैं, कुछ सस्ता हो जाता है तो हम ज्यादा खरीदते हैं, कुछ महंगा हो जाता है तो हम उसको कम खरीदते हैं, राइट। तो दिस इज माई नॉर्मल बिहेवियर। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट्स फॉलोज दिस। इस केस में भी यही होता है कि जब प्राइस फॉल करती है, हमने कोक पेप्सी में देखा था, जब कोक की प्राइस फॉल कर रही थी तो इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर, राइट। तो पीपल आर डिमांडिंग, वो जो पेप्सी वाले थे वो भी कोक पे शिफ्ट हो गए, जो पेप्सी के कंज्यूमर्स थे वो भी कोक पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो डिमांड ऑफ पेप्सी इंक्रीजेस, और यही हमारा लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। सो दिस इज माई नॉर्मल बिहेवियर, इसीलिए हम इसको पॉजिटिव चेंज कह रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज माई सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा ही पॉजिटिव होगा। अब हम देखते हैं इनकम इफेक्ट का क्या बात है। इनकम इफेक्ट इज नॉट क्लियर। इट कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो, कि लोग नॉर्मली जैसे डिमांड के टाइम पे बिहेव करते हैं, दे कैन बिहेव लाइक दैट, और इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। तो पॉजिटिव किस केस के अंदर होगा, पॉजिटिव हम कब कहेंगे, जब वो जैसे डिमांड वाला बिहेवियर होगा, नॉर्मल बिहेवियर। व्हेन प्राइस फॉल्स योर डिमांड इंक्रीज, आप किसी भी कमोडिटी की प्राइस फॉल करती है और आप उसकी डिमांड बढ़ा देते हो, तो दिस विल बी माई पॉजिटिव इफेक्ट। और नेगेटिव कब होगा, व्हेन प्राइस फॉल्स एंड डिमांड ऑल्सो फॉल्स। ओके, तो एज रियल इनकम इंक्रीजेस, तो इसके अंदर हम देखेंगे कि ये नेगेटिव इफेक्ट कब आ रहा है। ओके, अब ये दोनों को समझते हैं कि ये दोनों केसेस कब हो सकते हैं, कब पॉजिटिव चेंज का इफेक्ट होगा, कब नेगेटिव इफेक्ट होगा। उसके लिए हमें देखना जरूरी है कि देयर आर व्हाट इज द नेचर ऑफ कमोडिटी। इसकी मदद से हम समझते हैं। नेचर ऑफ अ कमोडिटी डिपेंड्स ऑन रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ सब्सटीट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। ठीक है, क्या हमारी कमोडिटी, हमने जब इनकम पढ़ी थी, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड जब हमने पढ़ा था, ओके, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड या फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड जो हमारे होते हैं, जब हमने उसमें पढ़ा था, जब इनकम एज अ फैक्टर हमने पढ़ा था, ओके, कि जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो उसका डिमांड पे क्या इफेक्ट है। तो देन वी सॉ टू काइंड्स ऑफ गुड्स, इफ यू रिमेंबर, इट वाज नॉर्मल गुड्स के केस में क्या इफेक्ट होता है एंड इंफीरियर गुड्स के केस में क्या इफेक्ट होता है। आज हम देखेंगे कि ये नॉर्मल गुड नॉर्मल क्यों है और इंफीरियर गुड पे ऐसा इफेक्ट क्यों होता है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि एक 3 केसेस लेने पड़ेंगे हमें यहाँ पे। एक हम लेते हैं नॉर्मल गुड का केस। इसके अंदर क्या होता है, बोथ सब्सटीट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट आर पॉजिटिव। ओके, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहता है कि जब किसी भी कमोडिटी की प्राइस फॉल करती है तो उसकी डिमांड इंक्रीज होती है, एंड वाइस वर्सा। इनकम इफेक्ट भी यहाँ पे पॉजिटिव है, इसका मतलब भी क्या हुआ, सेम चीज, कि जब कमोडिटी की प्राइस फॉल करेगी तो उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। क्यों होता है ऐसा, बिकॉज द रियल इनकम और माई परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस, जो हमने यहाँ पे इनकम इफेक्ट में सिंपल डेफिनेशन में समझा था। ठीक है, तो नॉर्मल गुड के केस के अंदर ये दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, तो उसके कारण इन टोटल प्राइस इफेक्ट क्या हो जाएगा, इट विल बी पॉजिटिव, कि जो प्राइस इफेक्ट क्या है, इज समिशन ऑफ माय सब्सटीट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। तो जब मैं इन दोनों इफेक्ट को जोड़ दूंगी तो मेरा प्राइस इफेक्ट आ जाता है, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं तो हमारा प्राइस इफेक्ट भी पॉजिटिव होगा। प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि अब इन टोटल हमें पता चल जाएगा कि हमारा प्राइस कैसे डिमांड को अफेक्ट कर रहा है। तो प्राइस जब बढ़ रही है तो डिमांड फॉल कर रही है, एंड जब प्राइस फॉल कर रही है तो डिमांड राइज करेगी। ओके, सो इस केस में हमारा डिमांड कर्व कैसे बनता था, जो नॉर्मल डिमांड कर्व है, दैट इज इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, बिकॉज इट शोज दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप, दिस नेगेटिव रिलेशनशिप विच हैज पॉजिटिव बिहेवियर इज माय डिमांड कर्व। हम वाई एक्सिस पे प्राइस को शो करेंगे, एक्स एक्सिस पे वी विल शो क्वांटिटी डिमांडेड इन यूनिट्स। और जैसे हम इसको, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है,
एक बढ़ रहा है तो एक कम हो रहा है, तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग हमारा नॉर्मल डिमांड कर्व हो गया dt। आई होप इट इज क्लियर, क्योंकि ये हम बनाना सीख चुके हैं तो मैं इसको वापस में डिटेल में नहीं बताऊंगी, आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब हमारा दूसरा केस क्या है, ये तो हमें समझ आ गया, तो नॉर्मल था। अभी तक जो बातें हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि कैसे नॉर्मल गुड के केस में कैसे इफेक्ट प्राइस और डिमांड कैसे काम करते हैं, नॉर्मल रॉ ऑफ डिमांड वाली बातें थी ये तो सेम ही है, बस अभी उसके अंदर हमने दो नए फिनोमिनास को ऐड करके भी समझ लिया कि ये कैसे बिहेव कर रहा है। अब हम इंफीरियर गुड्स का केस देखते हैं। इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं, आप सबको याद होगा, बिकॉज ऑफ योर इनकम कंस्ट्रेंट, अगर आप किसी गुड को सिर्फ आपकी इनकम की मजबूरी के कारण ही पर कंज्यूम कर रहे हो, देन इट इज योर इंफीरियर गुड। फॉर एग्जाम्पल, फॉर पुअर पर्सन एंड रिच पर्सन, ये एग्जाम्पल मैं बहुत बार दे चुकी हूँ, इसलिए मैं सेम ही एग्जाम्पल दे रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए कि ये इंफीरियर गुड क्या होता है। फॉर अ पुअर पर्सन, बाजरा उसको अपनी मजबूरी के कारण कंज्यूम करना पड़ रहा है, सपोज, क्योंकि वो वीट और राइस उसके लिए एक्सपेंसिव है, वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। फॉर अ रिच पर्सन, बाजरा वो नॉर्मली कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि उसे पसंद है इसलिए वो ले रहा है। ही कैन ऑल्सो बाय वीट, ही कैन ऑल्सो बाय राइस और एवरीथिंग ही वांट्स, ठीक है। तो फॉर दिस पुअर पर्सन, बिकॉज ही इज कंज्यूमिंग बाजरा आउट ऑफ हिज पोवर्टी, फॉर हिम इट इज एन inferior good, okay। and for a rich person, this bajra is a normal good। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कोई इनकम कंस्ट्रेंट नहीं है, वो अपनी चॉइस के कारण उसको खरीद रहा है, ठीक है, कंज्यूम कर रहा है। तो आई होप इंफीरियर गुड इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, कोई गुड अपने आप में इंफीरियर या सुपीरियर नहीं होता है, इट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। फॉर अ पुअर पर्सन, बाजरा इज अ इंफीरियर गुड, इज एन इंफीरियर गुड, बिकॉज उसकी मजबूरी है कि उसे वो खरीदना पड़ रहा है। अगर उसकी इनकम बढ़ जाती है तो ही विल नॉट बाय मोर ऑफ बाजरा, ही विल शिफ्ट टू राइस और व्हीट और डिफरेंट सीरियल्स, ओके। बट फॉर अ रिच पर्सन, अगर उसकी इनकम बढ़ती है तो ही माइट इवन इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ बाजरा बिकॉज ही लाइक्स इट, फॉर हिम दिस इज अ नॉर्मल गुड, ठीक है, उसकी कोई मजबूरी नहीं है इसको खरीदना। आई होप इट इज क्लियर। और अगर आपको ये इंफीरियर गुड अच्छे से फिर से समझना है तो मैं प्रीवियस वीडियोज में ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, तो आप वहां जाके देख सकते हो इसको डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में। देन, तो इंफीरियर गुड के केस में क्या होगा, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है कि कोई चीज रिलेटिवली सस्ती हो जाती है तो कंज्यूमर्स उस पर शिफ्ट करते ही हैं, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे भी पॉजिटिव होगा कि जब इसके अंदर भी प्राइस फॉल करेगा तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज। बट यहाँ पर जो इनकम इफेक्ट है कंज्यूमर का, इट इज नेगेटिव। व्हाट डज इट मीन, कि जब कंज्यूमर की जब यहाँ पर प्राइस फॉल करती है तो उसकी डिमांड भी फॉल करती है, और प्राइस जब इंक्रीज होती है तो डिमांड भी इंक्रीज होती है। ये नेगेटिव क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज दिस इज वियर्ड, राइट। ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड की तरह नॉर्मल बिहेवियर तो है ही नहीं, प्राइस बढ़ रही है, वो महंगा हो रहा है, फिर भी लोग उसी को ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है इंफीरियर गुड के केस के अंदर, बिकॉज दिस इज माई नेसेसिटी। हम यहाँ पे देख ले ना, सपोज दिस बाजरा इज पुअर, राइट, फॉर पुअर पर्सन इट इज एन इंफीरियर गुड। अगर अब बाजरा की प्राइस और बढ़ जाती है तो ही हैज टू इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ बाजरा, राइट। क्यों? क्योंकि उसकी मजबूरी है, उसके पास में कुछ और तो है ही नहीं ना, वो कुछ तो खाएगा, कैलोरी इनटेक तो उसका होना ही चाहिए। ही माइट रिड्यूस कंजम्पशन ऑफ दाल, ठीक है, बट ही विल स्टिल कंज्यूम बाजरा। तो आई होप इट इज क्लियर कि इस वजह से इसकी प्राइस बढ़ने के बावजूद उसकी डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि वो बाकी के गुड्स को हटा देते हैं, वहां पे वो उनको कंज्यूम नहीं करते हैं। हाउएवर दिस प्राइस इफेक्ट इज स्टिल इज स्टिल पॉजिटिव। ये पॉजिटिव क्यों है, अभी भी ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, उसके बाद में इन दोनों को प्लस करेंगे तो पॉजिटिव क्यों है, क्यों? बिकॉज which means demand price falls, demand rises, as positive substitution effect is more stronger, it is more stronger than my income effect, than my reduced demand due to negative income effect। इसीलिए इंफीरियर गुड के केस में भी ऐसा ही सेम टू सेम हमारा लॉ ऑफ डिमांड, जो जैसे डिमांड का होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग ही बनेगा। ऐसा क्यों हुआ, अब मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में आपको समझाती हूँ कि इंफीरियर गुड के केस में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो हमारा पॉजिटिव था, क्योंकि वो सस्ता हो गया है तो सम कंज्यूमर्स विल शिफ्ट हियर, ओके। हम मार्केट में देखते हैं कि कोई चीज सस्ती हो गई है, ठीक है, कंपैरेटिवली, तो पीपल विल शिफ्ट, उसकी डिमांड कंपैरेटिवली तो यहाँ पे बढ़ेगी ही। बट उसका इनकम इफेक्ट नेगेटिव है कि लोग, प्राइस कम होने पर डिमांड फॉल भी करेगी, राइट। उसकी प्राइस कम हो गई है तो लोगों की रियल परचेजिंग पावर इंक्रीज हुई है इस केस के अंदर, तो दे विल डिमांड, क्योंकि बाजरा इज एन इंफीरियर गुड फॉर दिस पुअर पर्सन, राइट। तो ही विल शिफ्ट टू, he might shift to rice,
क्योंकि बाजरा सस्ता हो गया है और भी ज्यादा, और फिर वो ऐसा कर सकते हैं ना कि बाजरा कम खरीदे और दाल और ज्यादा बढ़ा दे, ठीक है, राइस तो नहीं, दाल और ज्यादा बढ़ा दे, और ही माइट इंक्लूड सम मोर वेजिटेबल्स। तो ये सब चीजों के कारण उसकी डिमांड फॉल करेगी। बट इन टोटल अगर हम देखें तो दिस इफेक्ट, जिसके कारण वो, जो ये फर्स्ट वाला इफेक्ट था हमारा सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, क्योंकि उसकी प्राइस कम होने से वो सस्ता हो गया, तो कुछ कंज्यूमर्स जो पहले बाजरा भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, दे विल शिफ्ट टू बाइंग बाजरा। इसके कारण ये सब्सटीट्यूशन इफेक्ट स्ट्रॉन्गर है। ओके और जो प्राइस इफेक्ट है हमारा, इनकम इफेक्ट है, इट इज लेस स्ट्रॉन्गर, ओके, इट इज वीकर। तो इसके कारण इन टोटल प्राइस इफेक्ट क्या हो गया, इन टोटल प्राइस इफेक्ट इज माई पॉजिटिव, क्योंकि ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो होगा वो डोमिनेट करेगा। तो इन टोटल हमारा जो डिमांड कर्व है इंफीरियर गुड के केस के अंदर भी, जहाँ पे हम वाई एक्सिस पे प्राइस शो करेंगे एंड एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड को शो करेंगे, इट विल बी अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व डी डी। बट ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली फ्लैटर होगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो इनकम इफेक्ट है वो नेगेटिव है, तो थोड़ा सा अफेक्ट कर रहा है डिमांड को, ठीक है, वो दूसरी डायरेक्शन में उसको लेके जाना चाहता है, बट वो कंप्लीटली नहीं ले जा पा रहा है, क्योंकि हमारा सब्सटीट्यूशन इफेक्ट यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है। मैं फिर से एक सिंपली रिपीट कर देती हूँ कि इंफीरियर गुड के केस के अंदर हमारा सब्सटीट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव होगा और इनकम इफेक्ट विल बी नेगेटिव। इन टोटल प्राइस का और इंफीरियर गुड के अंदर प्राइस का इफेक्ट डिमांड के ऊपर इंफीरियर गुड पे क्या आएगा, सिंपली क्या डिमांड पे आएगा, इट विल बी नॉर्मल, it will be normal, that is when price of inferior good will increase, the demand of inferior good will fall in total। ठीक है, सिंपली ये कंक्लूजन है हमारा। ओके, इट इज डिफरेंट देन डिटर्मिनेंट, उससे कंफ्यूज मत होना प्लीज कोई भी, क्योंकि वहां पे मैंने आपको बताया था कि जब इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस देन इंफीरियर गुड के केस में उसकी डिमांड फॉर इंफीरियर गुड फॉल्स। ठीक है, हम यहाँ पे इनकम और डिमांड का रिलेशन देख रहे हैं, बट आज हम क्या सीख रहे हैं, आज हम सीख रहे हैं प्राइस इफेक्ट। तो हम प्राइस और डिमांड का इफेक्ट देख रहे हैं इंफीरियर गुड के केस के अंदर। ओके, सो इट इज अ डिफरेंट थिंग, कीप दिस इन माइंड। फिर हमारे तीसरा केस क्या है, तीसरा केस है हमारा गिफिन गुड का। गिफिन गुड आर स्पेशल काइंड ऑफ इंफीरियर गुड्स, यस, इन विच नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू पॉजिटिव सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। गिफिन गुड क्या है, हमने कल समझे थे, ये इंफीरियर गुड ही होते हैं, बस इनके अंदर एक और कंडीशन एड ऑन हो जाती है, विच इज दैट दे कंस्टिट्यूट लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ योर इनकम। आपकी इनकम का लार्ज प्रोपोर्शन ये कंज्यूम करते हैं। कल मैंने जो एग्जांपल दिया था उसके अंदर भी सपोज अगर यस, यूरोप में एक बार क्राइसिस हुई थी अर्ली 1900s के टाइम पे। तो उस टाइम पर क्या हुआ था, जैसे ब्रेड फॉर अ वेरी एक्सट्रीमली पुअर पर्सन, इकोनॉमिक कंडीशंस भी बहुत ज्यादा खराब चल रही हैं, फॉर अ पुअर पर्सन ब्रेड इज ऑफ नेसेसिटी, राइट, एक्सट्रीम नेसेसिटी है। वो सिर्फ रोटी कपड़ा मकान सबकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, उसमें भी सबसे पहले आपको रोटी चाहिए, राइट, यू नीड फूड टू सर्वाइव, फर्स्ट थिंग। तो आपकी जितनी भी इनकम है, एक वेरी पुअर पर्सन की इनकम में वो अपनी सारी की सारी इनकम, ऑलमोस्ट अपनी सारी इनकम सिर्फ ब्रेड पे लगा देता है। ठीक है, तो वो उसकी सपोज इनकम ही 100 रुपए है, उसके अंदर वो ब्रेड खरीद सकता है। अब ब्रेड उसने 70 रुपए की ब्रेड खरीदी, 30 रुपए की उसने सपोज दाल खरीद ली। ओके, ब्रेड यहाँ पे आप आटा भी इसको समझ सकते हो, इंडिया के रेफरेंस में आपको समझना इजी हो जाएगा। आटा एंड दाल उसने खरीदा, ठीक है। अब सपोज कि दिस प्राइस ऑफ आटा इंक्रीजेस फ्रॉम 70 टू 80 रुपीज। ओके, प्राइस ऑफ आटा इंक्रीजेस फ्रॉम 70 टू 80 रुपीज। तो क्योंकि ये एक्सट्रीमली पुअर पर्सन है, आटा इसके लिए एक्सट्रीम नेसेसिटी गुड है, तो आटा यहाँ पर क्या हो गया इसके लिए, अगर गिफिन गुड है ये, तो उस केस में वो क्या करेगा, ही विल बाय मोर ऑफ दिस आटा ओनली। 80 रुपीज का हो जाएगा ना ये, तो भी वो आटा ही ज्यादा कंज्यूम करेगा, उसकी प्राइस बढ़ने पर भी वो उसकी डिमांड इंक्रीज कर देगा। वाई वुड इट हैपन, बिकॉज क्योंकि वो एक बार बिना दाल के काम चला सकता है, पर फिर भी हमें ऐसा लगता है ना, स्टमक फीलिंग हमारे लिए ज्यादा आटा होता है, राइट। तो इसीलिए इसके कारण डिस्पाइट इंक्रीज इन प्राइस ऑफ आटा और फ्लावर, द डिमांड ऑफ फ्लावर इज गोइंग टू इंक्रीज फॉर दिस पर्सन इन दिस गिफिन, क्योंकि इसके लिए ये एक गिफिन गुड है, ये एक्सट्रीमली इंफीरियर गुड है जो गिफिन की कैटेगरी में आ गया है, बिकॉज उसकी इनकम का ये बेसिक नेसेसिटी का पार्ट है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। और आप गिफिन गुड कल की क्लास में भी, लास्ट क्लास में भी समझ सकते हो, उसमें मैंने और अच्छे से समझाया था।
ठीक है। तो गिफन गुड हमें पता है क्या है। तो गिफन गुड के केस के अंदर क्या होता है, हमारा इनकम और प्राइस, इन टोटल प्राइस इफेक्ट क्या होगा और इनकम और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या होगा उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर सब्सटीट्यूशन इफेक्ट तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, क्योंकि वो रिलेटिवली चीपर, अगर इसकी प्राइस फॉल कर जाती है तो इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर फॉर द पर्सन टू बाय, तो ही विल शिफ्ट टू इट, है ना। तो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा कि कुछ लोग तो फिर भी इसको खरीदेंगे, जो ये भी नहीं ले पा रहे थे वो अब खरीद लेंगे, तो उसके कारण सब्सटीट्यूशन इफेक्ट तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। बट इनकम इफेक्ट यहाँ पर क्या है, इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव एंड इट इज स्ट्रॉन्गर ऑल्सो, वो सब्सटीट्यूशन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। जैसे मैंने इस केस के अंदर बताया था, इनकम यहाँ पे सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट है उस पर्सन के लिए, तो इस वजह से, क्योंकि उसकी इनकम ही लिमिटेड है, तो वो इतना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है कि जब उसकी प्राइस बढ़ भी गई तो वो उसकी डिमांड ज्यादा करेगा, ठीक है, क्योंकि इनकम ही हर चीज को डोमिनेट कर रही है। तो ये स्ट्रॉन्गर इफेक्ट है, इस वजह से इन टोटल प्राइस इफेक्ट इज गोइंग टू बी नेगेटिव। और नेगेटिव हो गया इसका मतलब क्या है, दिस इज वियर्ड बिहेवियर, नॉट नॉर्मल बिहेवियर। नॉर्मल बिहेवियर होता तो प्राइस बढ़ती, डिमांड फॉल करती, ठीक है। बट क्योंकि ये डिफरेंट केस सिनेरियो है, तो इसके अंदर नेगेटिव होगा, प्राइस विल फॉल एंड डिमांड विल ऑल्सो फॉल। और अगर प्राइस बढ़ जाती है तो डिमांड विल ऑल्सो इंक्रीज, बिकॉज because substitution effect is weaker than negative income effect। तो इन टोटल नेट क्या होगा हमारा, पॉजिटिव नेगेटिव प्राइस इफेक्ट, ठीक है। सो दीज गुड्स आर एक्चुअली वायलेटिंग माई लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। अभी तक हमारा नॉर्मल गुड और इंफीरियर गुड हमारे लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो कर रहे थे, अल्टीमेटली उसके अंदर फाइनल प्राइस इफेक्ट क्या आ रहा था, नॉर्मल गुड के अंदर भी आ रहा था हमारा पॉजिटिव, दैट इज कि प्राइस इंक्रीज डिमांड फॉल, ओके। इंफीरियर गुड के केस के अंदर स्लाइटली फ्लैटर आ रहा था, बट फिर भी द फाइनल वॉज कि प्राइस इंक्रीजिंग डिमांड फॉलिंग। बट गिफिन गुड के केस के अंदर बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इनकम इफेक्ट, इट इज वायलेटिंग द लॉ ऑफ डिमांड। यहाँ पे सारी की सारी सिचुएशन इनवर्स हो गई, जब प्राइस इंक्रीज हो रही है तो डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। आपको इस एग्जाम्पल से समझ आ गया होगा कि प्राइस इंक्रीज होने पर डिमांड भी इंक्रीज हो रही है, तो दिस इज वायलेटिंग माई लॉ ऑफ डिमांड। तो दिस इज एन एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड, क्योंकि कल हमने इसको कहाँ पढ़ा था, एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड के अंदर, ठीक है। तो इस केस में इसका, अगर गिफिन गुड के केस में आपको डिमांड कर्व बनाना पड़ जाए तो आप उसको कैसे बनाओगे, ऑन वाई एक्सिस वी आर टेकिंग प्राइस, ऑन एक्स एक्सिस वी आर टेकिंग क्वांटिटी डिमांडेड, ओके। ये यूनिट्स के अंदर है, तो क्योंकि ये फॉलो ही नहीं कर रहे हैं तो इट विल बी एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, कि एज देखो यहाँ पे प्राइस अगर मैं वैल्यूज रख दूं तो और इजी हो जाएगा। इट इज 1 2 3 4 5, ठीक है, 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। मैं कह रही हूँ प्राइस जब इंक्रीज होगी तो डिमांड शुड इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज हुई, सपोज हाँ प्राइस 1 थी पहले, तो क्वांटिटी डिमांडेड भी 1 थी। जब प्राइस इंक्रीज हुई 2 पे, तो मैं कह रही हूँ कि क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ गई, सपोज वो भी 2 पे इंक्रीज हो गई। जब प्राइस और इंक्रीज हुई 3 पे, तो द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज टू 3, और 4 पे हुई तो ये भी 4 पे इंक्रीज हो गया। तो दिस इज शोइंग व्हाट, ये हमें शो कर रहा है कि दोनों के दोनों में पॉजिटिव रिलेशन हो गया यहाँ पे, तो ठीक है, ये आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, और मैं सारे पॉइंट्स को जोड़ दूंगी तो इट विल बिकम माय डी द डिमांड कर्व। तो गिफिन गुड के केस के अंदर, ओके, गिफिन गुड के केस के अंदर व्हाट इज द प्राइस इफेक्ट, हाउ प्राइस ऑफ गिफिन गुड इज अफेक्टिंग द डिमांड ऑफ गिफिन गुड, व्हाट इज इट डूइंग, इट इज अफेक्टिंग इट नेगेटिवली। तो यहाँ पे रिलेशन उल्टा हो गया है। तो व्हेन प्राइस ऑफ गिफिन गुड इंक्रीजेस, डिमांड ऑफ गिफिन गुड आल्सो इंक्रीजेस, सो द डिमांड कर्व हियर इज अपवर्ड स्लोपिंग, ओके। इसीलिए तो ये एक्सेप्शन है, क्योंकि यहाँ पर उल्टी चीज हो रही है। नॉर्मली हमारा डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, बट यहाँ पे इट इज अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। वन एक्स्ट्रा टिप फॉर एवरीवन, अगर ये सिंगल स्टेटमेंट में एग्जाम में आ जाता है, जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसा ज्यादा पूछ सकते हैं कि all giffen goods are inferior goods but all inferior goods are not giffen goods। ये हमें याद रखने की बात है। मैंने आपको बताया giffen good is a type of inferior good, ठीक है, एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ inferior good only। तो सारे के सारे giffen good जो हैं वो inferior good के अंदर ही आते हैं, ठीक है। बट सारे inferior good are not गिफिन गुड, बिकॉज क्योंकि कुछ ऐसे भी तो बच गए। हमने देखा था ना इंफीरियर गुड के केस के अंदर क्या था, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट वाज पॉजिटिव एंड इनकम इफेक्ट वाज नेगेटिव। बट इंफीरियर गुड के केस के अंदर सब्सटीट्यूशन इफेक्ट वाज स्ट्रॉन्गर देन दिस इनकम इफेक्ट। हाउएवर गिफिन गुड के अंदर क्या था, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट के अंदर
इनकम नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज मोर स्ट्रॉन्गर देन दिस। ठीक है, तो गिफिन गुड इज काइंड ऑफ इंफीरियर गुड, बट जो बच गए वो सारे इंफीरियर गुड ही हैं। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। आज हमने डिमांड के अंदर उसके प्राइस इफेक्ट को अच्छे से समझा, उसकी जितनी भी आपको छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट आना चाहिए था वो सब हम कवर कर चुके हैं। अब आई थिंक इस कंज्यूमर डिमांड के अंदर यस मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व इज रिमेनिंग, कि जिसके अंदर हम कल की क्लास के अंदर वी विल सी कि हाउ डिमांड कर्व शिफ्ट्स, किस किस कंडीशन में हमारा डिमांड कर्व जो है इट विल शिफ्ट टू इधर राइट और लेफ्ट। तो वी विल सी शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, ओके, एंड देन वी विल सी कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कर्व, ये मैं कल अच्छे से बताऊंगी, expansion of demand curve. Okay, and I think this much we are going to do tomorrow, and I will take one more class जहाँ पे हम in the next class after this one we will begin elasticity of demand. तो कल हमारा demand as a topic complete हो जाएगा elasticity को छोड़ के। ठीक है, I hope it is clear to everyone. I'll see you in the next video. If you like this video, please press the like button, share it with your friends, and subscribe to the channel. और अगर आपको कोई भी doubt है तो you can ask me in the comment section. See you in the next video. Bye.